इससे पहले हम मिस फ़ातिमा की इस बहुत ही खौफ़नाक कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में मेरे इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएँ। अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, बेसिकली ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद भी फैसला कर सकते हैं कि आखिर क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे मिस फातिमा के साथ ये सारे के सारे वाक़यात पेश आए और उनको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ये कहानी 2009 की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में मेरी नानी मलीर के अंदर एक सोसाइटी में, एक बहुत मशहूर सोसाइटी में, एक बहुत बड़े बंगले में रहा करती थीं। मेरी नानी का ये जो बंगला था, ये एक ऐसी सोसाइटी के अंदर मौजूद था जहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा हरियाली मौजूद है। जहाँ पे आज भी एक बंगला मौजूद है तो उसके बाद एक बंगला खाली है। आम तौर पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया आज के दौर में भी खाली मौजूद है। अब ये जो सोसाइटी है, यहाँ पे लोगों ने प्लॉट लेने के बाद क्यों नहीं बनाए या बनाने के बाद यहाँ पे क्यों मुंतकिल नहीं हो सके, इसके पीछे यकीनन बहुत सारी वजूहात हैं और उन वजूहात में से शायद एक वजह मैं आपके सामने शेयर कर सकती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारी नानी इस सोसाइटी में, इस बंगले में रहा करती थी, तो जैसे कि आम तौर पे बच्चे अपनी नानी के घर रुकने जाया करते हैं, तो मैं भी 14-15 साल की उम्र में अपनी नानी के घर रुकने जाया करती थी। ज़ाहिर सी बात है, नाना का इंतकाल हो चुका था, मामू बैरून मुल्क मुकीम थे, तो नानी अकेली इतने बड़े बंगले में नौकरों के साथ रहा करती थीं। तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं नानी की वजह से वहाँ पे रुक जाया करती थी। तो नानी का जहाँ पे बंगला मौजूद था, इनके बंगले के जो सामने वाला बंगला था, वो भी इत्तेफाक से काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था और कभी कभी कुछ अरसे के लिए यहाँ के जो मालिकान थे वो बैरून मुल्क से यहाँ पे आके रुकते और कुछ दिनों के बाद वापस परदेस चले जाया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं नानी के घर रुकने गई हुई थी और अक्सर ऐसा होता था कि मेरी नानी 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सोने के लिए लेट जाया करती थी। जब वो लेट जाती थी तो मैं देर रात तक फिल्म देखती, मूवीज़ देखती और कभी कभी उनके घर में गाने वगैरह सुन के टाइम पास किया करती थी। तो वैसे ही एक रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 2, सवा 2 बजे का टाइम था। मूवी ख़त्म हो चुकी थी और मैं सोने के लिए लेटने ही वाली थी। अब जहाँ पे मैं सोया करती थी, इत्तेफाक से उधर वॉशरूम मौजूद नहीं था, तो अगर आपको वॉशरूम जाना हो या फ्रिज से पानी वगैरह निकालना हो तो उस कमरे से बाहर निकल के जहाँ पे सहन नुमा एरिया मौजूद था, वहाँ पे आपको जाना पड़ता था। और जब आप सहन नुमा एरिया में आ जाएं तो ये जो सामने वाला बंगला है उसको बआसानी देखा जा सकता था। खैर, मैं जैसे ही वॉशरूम जाने के इरादे से ये पानी वगैरह लेने के लिए जब सहन की तरफ आई तो मुझे सामने वाले बंगले की तरफ से कोई हल्की सी आवाज़ सी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ पे मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वहाँ पे सामान को घसीट के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। और ये जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की आवाज़ थी, ये इस कदर वाज़ेह आवाज़ थी कि इस आवाज़ को ना मानना या इसको मानने से इनकार करना ये एक बेवकूफ़ी शुमार की जा सकती थी। मैं यंग थी, एनर्जेटिक थी। जब मैंने इस तरह की आवाज़ सुनी तो पहले मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आईं और मैं सोचने लगी कि इतनी रात में बिलाखिर इस बंगले के अंदर कौन मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर वगैरह हो जो इस बंगले के अंदर दाखिल हो चुके हों। मेरे जहन में अब तक कुछ अजीब सी बातें चल रही थी और शायद इन्हीं बातों की वजह से मैंने बाकायदा उस बंगले के अंदर या उसके सहन की तरफ झांकना शुरू कर दिया। आवाज़ें तो मुझे मुसलसल सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब तक मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। मेरा ख्याल है कि मैं 2 मिनट तक मुसलसल उस सामने वाले बंगले में अंधेरे में उस सहन की तरफ देखती चली गई, लेकिन जब मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है तो मैं वापस पलटी और मैं वॉशरूम वगैरह से फ्री होने के बाद दोबारा से बाहर आई और वहाँ से फ्रिज वगैरह से पानी की बोतल निकाली। अब जब मैंने पानी की बोतल निकाली और निकालने के बाद जैसे ही मैं अपने रूम की तरफ मुड़ने वाली थी तो मुझे दोबारा से वो आवाज़ें महसूस होना शुरू हुई।
हालांकि मैं सोच चुकी थी कि अब मेरा वहाँ पे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिया करता। आप यकीन करें कि ये सोचने के बाद जब मैंने जानते हुए या ना चाहते हुए वहाँ पे देखा, तो अब कुछ अजीब सा मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था। मैंने देखा कि कोई 8 साढ़े 8 फीट के दरमियान एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी औरत थी, जो सहन के अंदर मौजूद थी। उसके हाथ में एक रस्सी थी और ऐसा लग रहा था वो उस रस्सी के ज़रिए किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को घसीटती हुई या खींचती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। अव्वल तो ये जो औरत थी, इस औरत का उस फैमिली से जो कि यहाँ पे कभी कभी आया करती थी, ना ही कोई ताल्लुक था, ना ही मैं इस औरत के बारे में कुछ जाना करती थी, और ना ही इससे पहले मैंने इस तरह की औरत को इस घर के अंदर देखा था। अजीब सी बात ये थी कि जब मैंने उस औरत पे, ये उस रस्सी पे, उस ऑब्जेक्ट पे मज़ीद गौर किया, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो रस्सी के साथ बना हुआ ऑब्जेक्ट था, ये मेरे सामने आना शुरू हो गया। मैंने देखा कि वो औरत रस्सी के ज़रिए एक ऐसे जिस्म को खींचती चली जा रही है जो कि शायद आधा जिस्म है, यानी कि इसका सीने तक का हिस्सा मौजूद है, जबकि सीने से ऊपर का जो भी हिस्सा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसको काट दिया गया हो। कुछ अजीब तरीके से उस कटे हुए जिस्म से खून रस रहा था, जैसे कि उसको अभी कुछ देर पहले ही काटने के बाद बाकी बॉडी को खींच के ले जाया जा रहा हो। अब तक ये जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, ये सरासर मुझे कोई फिल्मी सीन लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिमिनल स्टोरी है जो कि मेरे सामने चलती चली जा रही है। लेकिन आप यकीन करें कि देखते ही देखते जो मंज़र मेरी आंखों के सामने बदलना शुरू हुआ, और उसके बाद जो कुछ मैंने विटनेस किया, ये बहुत ज़्यादा अजीब था। मैंने देखा कि वो आधा धड़ या आधा वजूद जो कि अभी कुछ देर पहले मुझे दिखाई दे रहा था, अब ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर नुमा शय के अंदर तब्दील हो चुका है। ये औरत वैसे ही उस रस्सी को या उस जानवर को, एक अजीब खलकत मखलूक को खींचती चली जा रही थी, और ऐसा लग रहा था उसको जैसे जैसे वो खींचती चली जा रही है, वो मुख्तलिफ़ शक्लों में तब्दील होता चला जा रहा है। कभी ऐसा लगता जैसे कोई इंसान है, कभी ऐसा लगता जैसे कोई भेड़िया है, और कभी बाकायदा ऐसा लगता जैसे आधा इंसान है और आधा जानवर है जिसको ये औरत खींचती चली जा रही है। मेरी जो ऊपर की सांसें थीं, ये मुकम्मल तौर पे ऊपर थीं, और जो नीचे की सांसें थीं, ये नीचे थीं। मेरी समझ नहीं आ रहा था जो मंज़र मेरी आंखों ने कैद किया है, ये जो कुछ मैंने देखा है, ये वाकई में हकीकत है या मैं नींद के अंदर हूँ और शायद मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। इसी दौरानिए में जबकि मैं इस मंज़र को मज़ीद समझ पाती या कोई मज़ीद राय इस बारे में कायम कर पाती, मुझे एकदम से पीछे से अपनी नानी की आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कि वो मुझे पुकार रही हो और मुझे कह रही हो कि बेटा, इतनी रात में वहाँ पे क्या कर रही हो। और ऐसा ही था कि जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा, तो मेरी नानी पीछे खड़ी हुई थी और वो मुझे कह रही थी कि इतनी रात में वहाँ पे ना रुको और सीधा कमरे के अंदर आ जाओ। आप यकीन करें कि मैं पलटी, और पलटने के बाद जब मैंने नानी की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो कुछ कदम चलने के बाद, यानी उस रूम के अंदर एंटर होने से पहले पहले, जब मैंने पलट के दोबारा से उस सामने वाले बंगलों में या उस घर के अंदर देखा, तो अब ऐसा लग रहा था देखते ही देखते मंजर तब्दील हो चुका है, और वो बंगला वैसे ही अंधेरे के अंदर डूबा हुआ था, और वहाँ पे अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर अब से कुछ देर पहले किसी का खून बहा होता या किसी को मर्डर किया जाता, तो यकीनन वहाँ पे खून के ज़र्रात या क़तरात मुझे दिखाई देते। हैरानकुन बात ये थी कि अगली सुबह या अगली दोपहर जब मैंने बाकायदा दिन के अंदर उस घर के अंदर झांका, तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ पे मट्टी जमी हुई है, और यहाँ पे ना ही कोई आया है और ना ही किसी ने आने की हिम्मत की है। लेकिन अल्लाह जानता है कि जो कुछ मैंने रात में देखा था, जो कुछ मैंने विटनेस किया था, वो हकीकत थी या अफसाना था या फिर सरासर मेरा वहम था। मेरा नाम आसिफ है और मैं एक सरकारी इदारे में या एक सिक्योरिटी एजेंसी में एक ऑफिसर के तौर पे काम किया करता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2003-2004 में मैंने इस इदारे को ज्वाइन किया था, या जब मेरी जो पोजीशन थी वो एक छोटी सी पोजीशन थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि हमारी डिप्लॉयमेंट या हमारी जो पोस्टिंग थी वो मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में,
ख़ास तौर पे जब वीआईपी मूवमेंट होती हैं तो ऐसी ऐसी जगहों पे की जाती थी जहाँ पे ड्यूटी को देना या वहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वैसे ही एक रात थी और एक वीआईपी मूवमेंट की वजह से मेरी जो ड्यूटी थी वो गोरा कब्रिस्तान के एग्जैक्टली सामने जो बिल्डिंग मौजूद है उस बिल्डिंग की छत पे लगाई गई थी। अब छत पे ड्यूटी देना मसला नहीं था। बात यह थी कि इसके अतराफ में या बराबर बराबर में कुछ और भी बिल्डिंग्स मौजूद थीं और उन बिल्डिंग्स के बारे में हमने बचपन से या गए वक्तों से बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी। खैर, जब मेरी ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई तो इत्तेफाक से ये जो ड्यूटी टाइमिंग थी ये रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक थी। अब जब भी मैं नाइट की ड्यूटी पे या इस तरह की ड्यूटी पे ऐसी तनहा जगहों पे जाया करता था तो मेरे घर वाले, ख़ास तौर पे जो मेरी अम्मी हैं, मेरे लिए एक लंच बॉक्स दे दिया करती थी, क्योंकि रात में अक्सर इंसान को भूख लगा करती है। तो मैं अपने साथ लंच बॉक्स, इवन के एक पानी की छोटी सी बोतल हमेशा रखा करता था। खैर, जब मैंने वहाँ पे ड्यूटी देना शुरू की तो तकरीबन 2 सवा 2 घंटे के बाद मैंने सोचा कि 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए एक थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ। वॉशरूम से फ्री होने के बाद जो पराठे या जो भी खाना मेरी अम्मी ने दिया है उसको खा लेता हूँ। अब ये सोचते ही जब मैं अपनी चौकी से या उस जगह से जहाँ पे मुझे खड़ा किया गया था अपने ऑफिसर को बताने के बाद नीचे उतरा, तो जैसे ही मैं नीचे उतरा तो बराबर में जो बिल्डिंग्स मौजूद थीं मुझे ऐसा लगा कि उन बिल्डिंग्स पे कोई मौजूद है। कुछ अजीब सी बातें करने की या शोर करने की आवाज़ मुझे बराबर वाली बिल्डिंग की छत के ऊपर से आ रही थी। ये जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़ेह आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत चीख चीख के कुछ बता रही हो या फिर चीख चीख के किसी के साथ बातें कर रही हो। अब ये जो एरिया था ये टोटल कमर्शियल एरिया था। यहाँ पे इतनी रात में किसी औरत का चीखना या इस तरह से बातें करना मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे उस औरत के लिए कोई ना कोई ख़तरा मौजूद है। जाहिर सी बात है, हम लोग सिक्योरिटी पर्सनल थे और वैसे भी इस तरह का कोई केस हो या अल्लाह ना करे किसी औरत की इज़्ज़त को ख़तरा हो या उसकी जान को ख़तरा हो तो हमें अपना काम करना होता है। अब ये सोचने के बाद जब मैं अपनी छत से बराबर वाली छत की तरफ बढ़ने लगता हूँ तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये जो आवाज़ थी ये कम होती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी बराबर में औरत मौजूद है या उसके साथ जो भी शख्स मौजूद है इन लोगों को पता चल चुका है कि जैसे मैं यहाँ से उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा हूँ। फाइनली जब मैं उस जगह पे पहुँचा जहाँ से बराबर वाली छत को बआसानी देखा जा सकता था तो मैंने देखा कि बराबर वाली जो छत है वो भी एक बहुत बड़ी फ्लैट नुमा जगह थी। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 400 गज की छत थी। उस छत के एतराफ़ में काफ़ी जगह पे आउटर्स लगे हुए थे और बीच में एक बहुत बड़ी सी पानी की टंकी मौजूद थी। उस टंकी के आगे एक औरत चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। कुछ अजीब तरीके से उसका हुलिया था, बहुत लंबे लंबे बिखरे हुए से उसके बाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़ों में जगह जगह सुराख मौजूद हैं। कुछ अजीब तरीके से वो औरत अपने बालों को पकड़ के नोच रही थी जैसे कि वो जहनी माजूर हो या उसके साथ कोई जहनी मसला हो। अजीब बात यह थी कि वो जो औरत थी मुसलसल नीचे की तरफ यानी जहाँ पे उसके पाँव मौजूद थे वहाँ पे देख रही थी। अब जब मैंने उस हिस्से पे जहाँ पे उसकी नज़रें थी गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक बाकायदा बकरे का सर उसके पाँव के दरमियान रखा हुआ है। अजीब बात यह थी कि उस बकरे की गर्दन में से या उसके सर में से खून निकल रहा था जैसे अभी अभी ताज़ा ताज़ा किसी ने किसी बकरे को काटने के बाद उसकी गर्दन को अपने पाँव के दरमियान रख लिया हो। वो कुछ अजीब तरीके से उसकी तरफ देख के अपने बालों को नोच रही थी। और अजीब बात यह थी कि जब मैंने उसके पाँव पे या उसके पंजों पे गौर किया तो एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। उस औरत के जो पाँव थे वो ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि कुछ अजीब तरीके से उसने अपने पाँव के दरमियान उस बकरे के सर को पकड़ रखा था। अब जबकि मैं इस मंजर को मज़ीद समझना चाह रहा था या आप कह सकते हैं कि मैं तकरीबन समझ चुका था तो उस औरत ने एकदम से मेरी तरफ देखना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे उसको अंदाज़ा हो चुका है कि कोई उस औरत को मुसलसल देख रहा है। अल्लाह जानता है कि जब उस औरत ने मेरी तरफ देखना शुरू किया तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैं एकदम से पीछे हटा और जैसे ही मैं पीछे हटा
तो मुझे लगा वो औरत एकदम से खड़ी हुई है और उसने अब मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, ऐसा लग रहा था आहिस्ता आहिस्ता वो हवा में उठना शुरू हो चुकी है। आप यकीन करें, ये जो लम्हा था, ये जो मंज़र था, मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिदैन शुरू से ही मुझे कहा करते थे कि हमेशा पाक साफ रहो, हिसार करो। और एक तावीज़ था जो मैंने बचपन से अपने गले में पहन रखा था। खैर, मैंने अपने तौर पे जल्दी जल्दी सूरह बकरा की जो आखिरी 3 आयात हैं उनकी तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही मैंने सूरह बकरा की इन आयात की तिलावत करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लगा जैसे वो औरत मेरे पास आने के बजाय किसी और सिमत में बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा ही हुआ कि कुछ देर के बाद देखते ही देखते वो जो औरत थी मुकम्मल तौर पे इस मंजर से गायब हो चुकी थी। जैसे तैसे ये जो ड्यूटी थी, ये मैंने कंप्लीट ड्यूटी वहाँ पे अंजाम दी। और उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है, उस बिल्डिंग में या उस एरिया में ना ही मेरी कभी ड्यूटी लगी और ना ही मेरा सामना कभी भी इस तरह की मखलूक से दोबारा हुआ। अब हमारा जो काम था, क्योंकि ये पुलिस का काम था, तो अक्सर ऐसा होता था कि हमें अपनी पुलिस मोबाइल में अपने कुछ लोगों के हमरा पूरे इलाके का गश्त करना होता था। जाहिर सी बात है, अगर आप 1994, 95 की बात करें और ख़ास तौर पे आप लाइंस एरिया की बात करें, तो ये जो एरिया था, ये सियासी हिसाब से भी या वैसे भी बहुत ही ख़तरनाक एरिया था। और अक्सर यहाँ पे रात के औकात में इस तरह की वारदात या इस तरह की टारगेट किलिंग्स हुआ करते थे। मेरा नाम आबिद है और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये मेरे अपने साथ या आप कह सकते हैं कि हमारी पूरी मोबाइल के साथ उस दौर में पेश आई थी जिस दौर में कराची के अंदर एक बहुत बड़ा सा ऑपरेशन चल रहा था। अब आपको अंदाज़ा होगा कि उस दौर में किस कदर हालात ख़राब थे और ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हमें पेट्रोलिंग करनी होती थी और जो भी इस तरह के अनासिर हैं जो कि मुल्क को या शहर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको रोकने के इक़दामात करने होते थे। अब जो लोग लाइंस एरिया में रहा करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये जो लाइंस एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस मशहूर हैं और इनको मुख्तलिफ नामों से, आमतौर पे क्रिश्चन नामों से जाना जाता है। इस एरिया में काफ़ी अरसे पुराने या आप कह सकते हैं कि उस दौर के जब पार्टीशन नहीं हुआ था, कुछ फ़ौजी बैरक्स भी मौजूद हैं और उनके साथ साथ कुछ इस तरह के बहुत ही कदीम घर बने हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि 200-300 साल पहले इन घरों की तामीरात शुरू की गई थी। खैर, वो जो रात थी वो एक सर्द तरीन रात थी और मेरे साथ पीछे मोबाइल में 3 सिपाही भी मौजूद थे। रात के तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे तो इत्तफाक से ऐसे ही एक घर के सामने से हमारा गुजर हुआ। बेसिकली घर क्या था, ये कदीम दौर की यानी प्री पार्टीशन की कोई एक हवेली नुमा जगह थी जिसे पहाड़ी पत्थरों के ज़रिए तामीर किया गया था। अब हम जबकि उस घर के सामने से गुजर ही रहे थे तो हमारे पीछे एक सिपाही बैठा हुआ था। उसने कहा कि साहब, अगर बुरा ना माने 2 मिनट के लिए गाड़ी को साइड में लगवाएं, मुझे हाजत सी महसूस हो रही है, बस 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम आगे रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब भी हम ऐसी जगहों पे मौजूद होते थे जहाँ पे वॉशरूम या इस तरह की फैसिलिटी मौजूद ना हो, तो अक्सर सिपाही साइड में बैठ के या मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को रिलैक्स कर लिया करते थे। खैर, हमने मोबाइल को साइड में लगवाया और जब हमने साइड में मोबाइल को लगवाया तो एग्जैक्टली हमारे सीधे हाथ पे वो घर मौजूद था। अजीब बात यह थी कि इस घर के अंदर बड़े बड़े से रोशनदान या आप कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी सी खिड़कियाँ मौजूद थीं और अगर आप थोड़ा सा उचक के अंदर की तरफ देखें तो अंदर का जो भी नज़ारा है वो आपको क्लियरली नज़र आया करता था। अब हमारा जो सिपाही था जिसको यूरिनेट करना था, वो उसी घर के आगे जाके बैठा और उसने वहाँ पे यूरिनेट करना शुरू कर दिया। हम लोग अपनी बातों में मसरूफ़ थे कि एकदम से उसी सिपाही के चीखने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे उसके साथ कोई मसला हुआ है या किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। अब जैसे ही वो सिपाही चीखा तो हम सारे के सारे अलर्ट हुए। अपने तौर पे जब हमने उस तरफ जाना शुरू किया या उसकी तरफ देखना शुरू किया तो हमने देखा कि वो दीवार के साथ नीचे गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे जहाँ पे उसने यूरिनेट किया है वो उसी जगह पे नीचे गिर के बेहोश हो चुका है। खैर, हमारे 2 सिपाही मोबाइल से उतरे और भागते हुए उसके पास गए।
ये सिपाही बताते हैं कि जैसे ही हम भागते हुए उसके पास जा रहे थे और जब हमारी नज़र अंदर का जो हिस्सा था जो कि नज़र आया करता था उस तरफ पड़ी, तो हमने देखा कि उस खिड़की के अंदर की तरफ जहाँ पे एक छोटा सा कमरा मौजूद है, उस कमरे के बिल्कुल दरमियान में एक औरत जो कि बज़ाहिर बहुत ही बूढ़ी सी औरत है, जिसने वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहन रखे हैं, वो वहाँ पे खड़ी हुई है। और अजीब बात यह थी कि उसकी जो आंखें थी इस अंधेरे में भी बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रही थी। एक अजीब सी रोशनी सी थी, या आप कह सकते हैं एक अजीब सा हैवला सा था जो उसके अतराफ में मौजूद था, जिसकी वजह से हम उस औरत को इस अंधेरे में मुकम्मल तौर पे देख पा रहे थे। खैर, हम लोगों ने आगे बढ़ के उस सिपाही को उठाया और सिपाही को उठाने के बाद जब उस पर पानी वगैरह डाला तो कुछ देर के बाद वो होश में आ गया। अब जब वो होश में आया और उससे पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ था, तो उसने उसी तरह की औरत का हुलिया बताया और वो कहने लगा कि जब मैंने यूरिनेट करना शुरू किया तो एकदम से वो औरत खिड़की में मेरे सामने आके खड़ी हो चुकी थी। जैसे ही मैं यूरिनेट कर रहा था तो एकदम से मेरी आंखों के सामने सामने उस औरत ने अपने हाथ को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो उसी जगह खिड़की पे अंदर की तरफ खड़ी हुई थी, लेकिन उसका जो हाथ था वो बाकायदा 6 या 7 फीट तक आगे आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथों से मुझे पकड़ना चाहती है या मुझे पकड़ने के बाद मुझे सज़ा देना चाहती है। मेरा ख्याल है कि मैंने जिस जगह पे यूरिनेट किया था मुझे वहाँ पे यूरिनेट नहीं करना चाहिए था। अब हम लोगों ने जब बाकायदा उस घर के अंदर टॉर्च लाइट्स मारी, अंदर की तरफ रोशनी डाल के उस औरत को तलाश करने की कोशिश की, तो इस पूरे घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। मेरा ये ख्याल है कि वो जो औरत थी वो गए वक्तों में जो अंग्रेज़ यहाँ पे रहा करते थे उनकी फैमिली में से ही किसी औरत का वो जिन था या उसका क़ारीन था जो उस रात हमारे सिपाही को या हमें नज़र आया था।